हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सिविल टाइमलाइन। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है आपके सामने और पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास जो लाइसेंस इंजीनियर के लिए एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आते हैं। कई बार कॉल भी कर के लोग पूछते हैं। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, पर फिर भी लोगों की एक हेल्प हो रही है, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक और अच्छी-सी वीडियो बनाई जाए। तो अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैं प्रोजेक्ट पे देख रहा था तो काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स इंजीनियर आते हैं, जैसे मैंने भी एक एज़ ए फ्रेशर स्टार्ट किया था साइट पे काम करना, तो उन कुछ बेसिक पॉइंट्स ऐसे हैं अगर हमें इनिशियल लेवल पे पता चल जाएँ तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, ईज़ी हो जाता है और मतलब एक क्लाउडनेस चली जाती है दिमाग में से जो रहती है ना कि ये चीज़ कैसे होती है, ये क्यों है? तो कुछ सवालों के जवाब अगर बहुत पहले ही आपको मिल जाएँ तो आप एक सही डायरेक्शन में परफ़ॉर्म कर सकते हैं एक साइट पे और एक वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं जो है आप कंपनी के। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा कि जब आप किसी साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ का साइट कंडीशन और साइट प्लान देखना होता है, ठीक है? जैसे अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एक साइट प्लान खोल दिया है। ठीक है, साइट प्लान के बाद आप ये देखते हैं कि उसकी ग्राउंड कवरेज क्या है ना? आर्किटेक्ट ने जैसे अपना वर्क किया, तो उसने जो प्लानिंग करनी थी वो करके आगे क्लाइंट को डिलीवर कर दी। अब आपको वो एग्ज़ीक्यूट करनी है साइट पे, तो आपको एरिया की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना? कि कितना एरिया है और उसमें ग्राउंड कवरेज कितनी है, किस टाइप की बिल्डिंग है और हमें उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? पहले मैंने ये साइट प्लान रिव्यू किया कि प्लॉट एरिया 450 स्क्वायर फुट मीटर है, बेसमेंट एरिया 235 स्क्वायर मीटर है, स्टिल्ट एरिया फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ये सब मैंने देख लिया। इसके बाद अगर एफएआर की भी डिटेल दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो आपको अपने आप से निकाल लेनी चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्लान क्या है? आर्किटेक्चर प्लान में सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करने चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे सीनियर आर्किटेक्ट है, किसी असिस्टेंट आर्किटेक्ट ने ड्राइंग्स बना दी और सीनियर आर्किटेक्ट ने एक ऊपर-ऊपर से रिव्यू करा और आगे आपको मेल कर दी या आपको डिलीवर कर दी। तो हमारा काम ये होता है कि ये जो ड्राइंगें हैं, इनको एक-दूसरे पे सुपर इम्पोज़ करके देख लेना चाहिए कि कौन-सी फ्लोर एरिया कहीं आगे-पीछे तो नहीं हो रहा, कॉलम्स सही प्रॉपर पोज़ीशन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं एक आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया CO कॉपी कमांड डाली और इस कॉलम से मैंने इसको यहाँ पे देखिए ये सुपर इम्पोज़ किया, तो ये सुपर इम्पोज़ ही नहीं हो रहा, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से भी साइटों मतलब प्लान में गड़बड़ हो जाती है, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जीना किस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे ये तो कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल अलग हो गया, है ना? यहाँ पे कॉलम की पोज़ीशन चेंज हो गई। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक जिससे कि आप अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये पूरा मैच करेगा, ये देखिए। इसको मैंने कॉपी किया और इस कॉलम से उठा के मैं इसको यहाँ पे सुपर इम्पोज़ करता हूँ, तो ये देखिए ये प्रॉपर मैच हो जाएगा, ठीक है? देखिए सारे कॉलम एकदम एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे ही आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये ठीक ड्राइंग है ना? कंट्रोल ज़ेड करके वापस आ गए, ठीक है? उसके बाद आपको क्या देखना होता है, हम आते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग्स पे। सबसे पहले हम आते हैं कि फाउंडेशन क्या है, इसमें रिटेनिंग वॉल की क्या डिटेल दी हुई है, रिटेनिंग वॉल में रिइंफोर्समेंट कितना है? और इसकी डेप्थ फाउंडेशन की कितनी है? जैसे यहाँ पे टिपिकल डेप्थ दी हुई है 1500 सारी फुटिंगें 1500 नीचे जाएँगी एनजीएल से नेचुरल ग्राउंड लेवल से। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड एक इंजीनियर हैं या एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपको थोड़ा-सा एक बेसिक लेवल से ऊपर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वहाँ की सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये कितनी बियरिंग कैपेसिटी पे डिज़ाइन हुआ है, उसकी आपको सॉइल रिपोर्ट भी एक बार देख लेनी चाहिए। ठीक है? सॉइल रिपोर्ट के बाद ये जो स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आप देख रहे हैं, है ना? इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जैसे
किसी फुटिंग में आपको दिख रहा है कि ये 16 एमएम का 150 है और इसका एरिया कितना है और F4 का जो है ये 12-12 का है। तो मतलब कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ड्राइंग्स में ये होती है कि जो बीच की फुटिंग होती है उन पे लोड ज़्यादा होता है तो उनमें सरिया ज़्यादा होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे F2 16 एमएम 150-150 है, तो अगर मैं इस ड्राइंग में यहाँ पे आके देखूँगा तो आपको F2 यहाँ दिखेगी फुटिंग। ये 3700 देखिए, ये बीच में आ रहा है ये कॉलम। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्यों सरिया ज़्यादा है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग है, तो ये आपको CF1 इसमें आपको रेनफोर्समेंट टॉप में ज़रूर देखने को मिलेगा। कंबाइंड फुटिंगों में मोस्टली आपको टॉप का रेनफोर्समेंट देखने को मिलता है। आइसोलेटेड में फिर भी प्रोबेबिलिटी कम होती है पर कंबाइंड में रहती है। तो वो एज़ अ राफ्ट भी काम करती है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपने देख ली, फिर आपको ये देखना होता है कि जो हमारी साइट है, उसका रोड लेवल कितना है और आपको प्लिंथ लेवल कितना रखना होगा। तो बेसमेंट मैंने देख रहा हूँ इसमें 2300 का है। एज़ पर नॉर्म्स जो है वो भी चेक कर लेना चाहिए। जो बायलॉज़ होते हैं, जिस एरिया में आपकी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ की थोड़ी बहुत बायलॉज़ की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने कितना अलाउड कर रखा है बेसमेंट की हाइट और स्टिल्ट फ्लोर की हाइट कितनी अलाउ कर रखी है। जैसे कि नोएडा में 2400 से ज़्यादा नीचे नहीं 2400 से ऊपर आपका बीम बॉटम नहीं होना चाहिए स्टिल्ट फ्लोर में। तो 2400 आपको हाइट चाहिए, ठीक है? उससे ऊँचा भी नहीं कर सकते आप क्योंकि आप उसे एज़ अ डिवेलिंग यूज़ करने लगोगे, तो कहीं न कहीं आपने स्टिल्ट में पास करवा लिया और बाद में आपने उसमें दीवार करके उसको एज़ ए डिवेलिंग यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए कई जगह ये बैन होता है कि आपको 8 फुट ही रखना है उसको किसी भी हालत में बीम बॉटम। तो ये सब चीज़ें आपको एक एडवांस लेवल पे पता होनी चाहिए। फिर हम चलते हैं, जैसे ये मैंने देख लिया कि अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? किन 2 पार्टियों के बीच में एमओयू साइन हो रहा है? उसमें क्या बेसिक क्लॉज़ हैं, उनके बारे में कि मोड ऑफ मेजरमेंट, बिलिंग का, मटेरियल अप्रूवल, एस्केलेशन, सीमेंट स्टोर, लेबर हिटमेंट, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज, वर्चुअल कंप्लीशन, क्वालिटी एंड द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क और एचएससी। एचएससी की ज़रूरत एक मेजर अमाउंट के प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनमें होती है, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में नहीं होती, ठीक है? और ये टर्मिनेशन, डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन, ज्यूरिडिक्शन, इसमें एक वाटर की भी होती है क्लॉज़, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्लॉज़ होती है ना? तो ये सब चीज़ें जैसे ये आ गई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कि काफ़ी सारी जगह कॉन्ट्रैक्टर खुद अरेंज करता है और काफ़ी जगह क्लाइंट भी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आपको देखना होता है कि जो वहाँ की बीओक्यू है। जैसे इस प्रोजेक्ट की बीओक्यू में कितने आइटम हैं, है ना? और किस आइटम की कितनी क्वांटिटी है और जब आप फील्ड में काम करते हैं तो आपको अ, बिल्डिंग के अकॉर्डिंग और एक एरिया के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन माइंड में सेट हो जाती है। एक इंट्यूशन आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने लगती है कि हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ ये बिल्डिंग 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में बनी है और 3 मंजिला है, तो ये 5 किलो पर स्क्वायर फुट के उसपे डिज़ाइन हुई होगी। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ जैसे कि 5 किलो, है ना? तो 1 मिनट में जैसे कैलकुलेटर डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेटर ऐप पे आए हम और अब मैं जैसे ये ड्राइंग देखता हूँ तो इसमें एरिया लिखा हुआ था 235, 235, 235, 235 ठीक है? तो ये 235 गुणा 4 कर दिया मैंने स्क्वायर मीटर पे आ गया गुणा 10.76 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर फुट निकल के आ गए 10,114 गुणा मैंने कर दिया इसको 5 इसकी स्टील क्वांटिटी निकल के आ रही है जैसे कि 50 टन। अब एक बार हम देखते हैं कि वहाँ पे कितनी आ रही होगी, तो बीओक्यू में देखते हैं, देखिए 55 कुंटल। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपने ये 55 कुंटल देखा, तो इस तरीके से भी आप अपनी प्रैक्टिस
चेक कर सकते हैं। तो ये अब हम जैसे हमने ये देखा कि ड्राइंग कैसे देखनी होती है, बीओक्यू कैसे देखनी होती है और उसमें क्या एरिया की कैलकुलेशन देखनी होती है। फिर उसके बाद हम चलते हैं बीओक्यू के बाद हमने एमओयू देखा कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ड्राफ्ट किया हुआ है, उसमें मेजर क्लॉज़ जो हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लॉज़ हैं, वो किस तरीके से ड्राफ्ट की हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ का शेड्यूल है, ठीक है? जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं एक प्लानिंग जैसे ये शेड्यूल है, तो इसमें स्टार्ट डेट, फिनिश डेट लिखी हुई होती हैं। ठीक है? तो वो कब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, किस स्टेज पे, कहाँ पे, तो जिससे आपको ट्रैक करने में प्रोजेक्ट को आसानी रहती है। तो ये कुछ इस तरीके के बार चार्ट, गैंट चार्ट होते हैं एक्सेल पे, एमएस प्रोजेक्ट पे, प्राइमावेरा पे भी प्लानिंग मिलती है। अगर आपको वो आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? फिर उसके बाद हम ये आ जाते हैं कि ये पेमेंट ब्रेकअप जो है, वो किस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है? तो ये किस स्टेज पे कितना परसेंट अमाउंट जा रहा है। तो आपने जैसे एक कैलकुलेशन चेक करी कंक्रीट की नहीं, आपने स्टील की जैसे एक अपनी जनरल प्रैक्टिस से कैलकुलेशन चेक कर ली। तो अगर आगे-पीछे 10-5% का फ़र्क आता है तो क्वांटिटी उसमें सही लिखी हुई है। ठीक है? तो इस तरीके से एक पेमेंट ब्रेकअप बन जाता है जब फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट या प्लिंथ रे एरिया रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पहले से ही हम इस तरीके से एक परफॉर्मा रेडी कर लेते हैं, जिसे पेमेंट ब्रेकअप बोलते हैं। अब जैसे उसमें कोई चेंज ऑर्डर हुए, तो वो चेंज ऑर्डर क्या हुआ, जैसे बिल्डिंग को हमने 300 इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? उसमें रियर साइड में टॉयलेट्स बना दिए, तो वो सब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको ड्राइंग देखनी होती है, प्रोजेक्ट को स्टडी करना होता है और उसके अकॉर्डिंग परफ़ॉर्म करना होता है। तो आई होप ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर इस तरीके की और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने एक प्रॉपर कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें आपको यही सभी डाटा उस कोर्स में देखने को मिलेगा और आप उसमें जान पाएँगे जब आप कहीं एज़ अ साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर इनिशियल लेवल पे जॉइन करते हैं, तो आपको किस तरीके से ड्राइंग रीडिंग, किस तरीके से बीओक्यू को देखना होता है, कैसे आपको पेमेंट ब्रेकअप बनाना होता है और आरए बिल्स उसके आपको प्रिपेयर करने होते हैं। तो अगर आपको ये पूरी डीप नॉलेज और ये पूरा डेटा चाहिए तो आप टीम एमसीक्यू पे जाके इस कोर्स को खरीद सकते हैं। थैंक यू।